दोस्तों ये एक न्यू स्टोरी है जिसका नाम रिबॉर्न ऑफ विलियन विद सेकंड लीड। एपिसोड 1 शुरू करते हैं इस नई कहानी का पहला चैप्टर। ख्वाहिश बेबी उठ जाए, सुबह हो गई। एक बड़े ही खूबसूरत कमरे में एक मिडिल एज औरत सामने क्वीन साइज बेड पर सो रही लड़की से कहती है। वो लड़की जो काफी गहरी नींद में थी उस औरत की आवाज से कसमसाते हुए कहती है, अरे कौन है यार, सोने दो, इस घर में तो शांति से एक पल सोने भी नहीं दिया जाता। वो लड़की ये बात बोलकर दोबारा सोने को होती है, तभी उसका ध्यान अपने नाम पर जाता है ख्वाहिश, लेकिन उसका नाम तो इच्छा था। ये सोचकर वो लड़की झट से उठती है और अपने सामने खड़ी औरत को देखती है तो कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि पहली बार वो इस औरत को देख रही थी। वो औरत उस लड़की को देखते हुए कहती है, हुआ ख्वाहिश बेबी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है। वो लड़की अपनी तरफ इशारा करते हुए कहती है, ख्वाहिश ये कौन है, मेरा नाम तो इच्छा है। वो औरत हंसते हुए कहती है, ख्वाहिश बेबी लगता है आप अभी भी नींद में है, जाए फ्रेश हो जाए। ये कहकर वो औरत वहां से चली जाती है और वहीं वो लड़की हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी। उसका नाम तो इच्छा था, फिर ये औरत उसे ख्वाहिश क्यों कह रही थी, यही सब वो लड़की सोच रही थी। तभी उसका ध्यान अपने रूम पर जाता है। वो इधर उधर देखकर कहती है, ये मेरे कमरे को क्या हो गया, ये इतना कैसे बदल गया। वो लड़की बेड से खड़ी होती है तो अपने कपड़ों को देखकर कहती है, ये कैसे झोला चाप कपड़े हैं, मैं तो ऐसे कपड़े अपने सपने में भी न पहनूं। फिर वो लड़की वॉशरूम जाती है। वो जैसे ही वॉशरूम के लगे आईने में अपनी शक्ल देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। वो लड़की दूसरी तरफ जाते हुए खुद से कहती है, ये कौन है, मेरे कमरे में एक अनजान लड़की आ गई है। वो लड़की फिर से आईने में देखती है तो उसे दोबारा वही लड़की दिखती है। वो अपने पीछे देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो आईने में देखते हुए कहती है, ये क्या झोल है बे, आईने में मुझे ये लड़की दिख रही है लेकिन मेरे पीछे तो कोई नहीं है और मैं भी आईने में नहीं दिख रही हूँ। वो लड़की कुछ सोच अपने चेहरे पर हाथ लगाती है तो आईने में उसकी परछाई भी वही करती है, जिसे देखकर वो लड़की और हैरान हो जाती है। वो खुद से कहती है, ये मैं हूँ, लेकिन मेरा चेहरा इतना कैसे बदल गया, मैं तो पहले ऐसे नहीं दिखती थी, लगता है मैं कोई सपना देख रही है, रात को इतनी चढ़ा ली थी, सुबह ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं, चल इच्छा दोबारा सो जा। ये कहकर इच्छा दोबारा बेड पर लेट जाती है और सो जाती है। थोड़ी देर बाद एक औरत अंदर आती है और उस लड़की को सोते हुए देखकर कहती है, देखो ये महारानी अभी तक सो रही है, बस यही तो आता है, इसे सोना खाना यही करवा लो इससे। वो औरत आगे बढ़ती है और सामने टेबल पर जग उठाती है और उसका पानी उस लड़की के ऊपर फेंक देती है। वो लड़की हड़बड़ा कर उठती है और गुस्से में कहती है, कौन है बे जिसने मुझ पर पानी फेंकने की कोशिश की, लगता है उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। वो लड़की सामने देखती है जहाँ एक औरत खड़ी थी, उसने बहुत ही महंगी साड़ी पहनी थी। वो औरत उस लड़की से कहती है, अगर सपने देखना हो गया हो तो उठो, महारानी घर के काम भी रहते हैं करने के लिए। वो लड़की उस औरत की तरफ देखते हुए कहती है, तू कौन है बे बुढ़िया। वो औरत उस लड़की की ऐसी टोन सुनकर कहती है, तुम सारी तमीज भूल गई हो, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम मुझसे। वो लड़की बोरियत से कहती है, इज्जत वाले तो कोई काम है नहीं तेरे और चाहती है कि मैं तेरी इज्जत करूं। वो औरत, लगता है तुम सच में अपनी तमीज भूल गई हो। वो लड़की बिना कुछ कहे उठती है और वॉशरूम में जाकर एक जग पानी लेकर आती है और उस औरत के ऊपर फेंक देती है। उस लड़की के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल आ जाती है। वो उस औरत से कहती है, अब हुआ ना हिसाब बराबर। वो औरत कुछ कहती उससे पहले ही वो लड़की उसका हाथ पकड़ के अपने कमरे से बाहर निकाल देती है और उस औरत के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। वो औरत वहां खड़ी हैरानी से देखती ही रह जाती है। वो लड़की दोबारा वॉशरूम में आती है और खुद को आईने में देखकर कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, पहले उठी तो नाम बदल गया, फिर चेहरा भी बदल गया, अब पता नहीं कौन कौन मेरा दिमाग खराब करने आ रहा है, क्या हो रहा है इच्छा तेरे साथ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और एक मेरा ये सर क्यों दर्द हो रहा है। वो लड़की अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो तो इच्छा थी लेकिन सब उसे ख्वाहिश ख्वाहिश क्यों कह रहे हैं। तभी उस लड़की के दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं, जैसे वो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ी थी, उसने बहुत ही ड्रिंक कर रही थी और उसके सामने ही एक लड़की खड़ी थी। अचानक ही उस लड़की का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। ये देखते ही वो लड़की अपनी आंखें खोल देती है और खुद से कहती है, ये तो मैं थी, मैं कल बिल्डिंग से गिर गई तो मैं अभी जिंदा कैसे हूँ। वो लड़की अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगती है। एपिसोड 2 अब आगे तो जान लेते हैं इच्छा के बारे में। इच्छा साहनी उन लड़कियों में से जिसका दिन अय्याशी से शुरू होता है और अय्याशी पर खत्म होता है, जिन्हें लोग प्यार से अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद कहते हैं। लेकिन अमीर बाप की बिगड़ी औलाद को कम से कम माँ बाप का लाड़ प्यार तो मिलता है, लेकिन इच्छा वो उनमें से नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ पैदा होते ही उसे छोड़कर चली गई और बाप माँ के जाने के गम में इस तरह डूब गया कि ये तक भूल गया कि उसकी एक बेटी है और परिवार। उन्हें तो इच्छा से कोई मतलब ही नहीं था और दोस्त सारे मतलबी। ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं कि इच्छा बिल्कुल अकेली थी, उसके पास ऐसा कोई नहीं था जिसे वो अपना कह सके। इच्छा एक नंबर की गुस्सा लकड़ू और एगोस्टिक लड़की है, उसे किसी की सुनना अच्छा नहीं लगता, वो सिर्फ अपने मन का करती है और ऐसा एक भी नशे वाली चीज़ नहीं होगी जिससे इच्छा ने परहेज किया हो। वो हर एक नशे में शामिल थी, लेकिन वो किसी के बहकावे में आकर ये सब नहीं कर रही थी, बल्कि ये सब वो अपनी मर्जी से करती थी,
क्योंकि एक दिन उसने देखा था कि एक 16-17 साल का बच्चा सिगरेट पी रहा था। तभी उसकी माँ आती है और उसके हाथ से सिगरेट छीनकर उसे एक थप्पड़ मार देती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है। इच्छा को ये देखकर लगा था कि अगर वो भी गलत रास्ते पर जाएगी तो शायद उसके माँ पापा में से कोई आएगा और उसे रोक लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो उन रास्तों पर गई तो किसी ने उसे नहीं रोका। उसके बाद क्या होना था, इच्छा उन सभी गलत रास्तों पर चली गई। लेकिन वो बहुत ही खुददार लड़की थी। वो दूसरों के पैसों पर अय्याशी नहीं करती थी बल्कि खुद के पैसों पर करती थी। वो अपने बाप को सिर्फ एक ही चीज़ के लिए अच्छा मानती थी और वो थी प्रॉपर्टी। उसके बाप ने उसके नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी कर रखी थी और वो उसी पर अय्याशी करती थी। लेकिन अय्याशी करने के साथ साथ वो बहुत जिम्मेदार थी। उसने बिजनेस को बहुत ही आगे बढ़ाया हुआ था और इससे सबसे ज़्यादा उसके चाचा चाची और उनके बच्चे जलते थे क्योंकि उन्हें इच्छा बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन वो इच्छा को कुछ कह भी नहीं सकते थे क्योंकि इच्छा किसी की ऊंची आवाज़ तक बर्दाश्त नहीं करती थी। अब जान लेते हैं कि इच्छा की डेथ कैसे हुई। एक दिन ऐसे ही इच्छा फुल नशे में थी। उसके साथ उसकी चचेरी बहन सोनम थी जो उसे पकड़ के कहीं ले जा रही थी। इच्छा सोनम से कहती है, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रही हो तुम। सोनम गुस्से में कहती है, बकवास मत करो और चलो, तुम्हारे लिए अच्छे खासे पैसे मिले हैं मुझे। इच्छा सोनम को धक्का दे देती है और कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे किसी के हाथों बेचो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सोनम मुस्कुराते हुए कहती है, अपने पैरों पर तो खड़ी हो, नहीं पर रही हो तो मुझे क्या ही कर लोगी। इच्छा वहां से भाग जाती है। तभी वहां पर कई सारे आदमी आ जाते हैं। सोनम उन सभी से कहती है, पकड़ो उसे। वो सारे आदमी इच्छा का पीछा करने लगते हैं। इच्छा भागते हुए टेरेस पर जाती है। वो रेलिंग पर बैठ जाती है। तभी सोनम वहां आती है और कहती है, तुम्हें लगता है तुम वहां बैठ के मरने की धमकी दोगी तो मैं डर जाऊंगी। तुम्हारे मरने से तो मुझे खुशी ही होगी क्योंकि तुम्हारे बाद सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। ये सुनकर इच्छा जोर जोर से हंसने लगती है। वो सोनम से हंसते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है मेरे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। सोनम उसे कंफ्यूजन में देखने लगती है तो वो कहती है, मेरे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी और तुम सब सड़क पर आ जाओगी, बर्बाद हो जाओगे तुम सब। मुझे तुम लोगों पर कभी भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने एक वसीयत बनाई थी कि जब मैं मरूंगी तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी, तुम लोगों के हाथ एक रुपया भी नहीं लगेगा। फिर इच्छा हंसते हुए कहती है, मैं तो मरूंगी ही मरूंगी, लेकिन तुम सबको भी बर्बाद कर दूंगी, बर्बाद। ये कहकर जोर जोर से हंसने लगती है। सोनम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी लेकिन अचानक ही इच्छा नीचे गिर जाती है। सोनम चिल्लाते हुए टेरेस के पास जाकर देखती है। गिरते वक्त भी इच्छा के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो सीधा जाकर नीचे खड़ी कार पर गिर जाती है। कार चकनाचूर हो जाती है। इच्छा के सर से बेइंतहा खून निकलने लगता है लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी दर्द नजर नहीं आ रहा था बल्कि उसके चेहरे पर एक खुशी थी, जैसे उसे इस जिंदगी से छुटकारा मिल गया हो। वो एकटक ऊपर खड़ी उसकी चचेरी बहन सोनम को देख रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती है और उसकी सांसें भी थम जाती है। दूसरी तरफ इच्छा अपनी आंखें खोल लेती है। वो खुद से कहती है, मैं तो मर गई थी, फिर मैं जिंदा कैसे हुई और मेरा चेहरा इतना कैसे बदल गया, ये लोग कौन है और मुझे बार बार ख्वाहिश ख्वाहिश नाम याद करके उसके दिमाग में कुछ आता है। वो खुद से कहती है, कहीं ये वही ख्वाहिश तो नहीं है ना, ख्वाहिश बजाज तेरे आशिकी की सेकंड लीड। ये सोचते ही इच्छा अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और खुद से कहती है, मतलब मेरा रिबर्थ हुआ है वो एक नोवेल में, व्हाट द हेल। एपिसोड 3 अब आगे। इच्छा खुद से कहती है, अरे यार, रिबर्थ करवाना भी था तो किसी और में करवा देते, इस स्टूपिड कैरेक्टर में करवाने की क्या जरूरत। इच्छा ने मरने से एक हफ्ते पहले एक नोवेल पढ़ना स्टार्ट की थी, तेरी आशिकी, जो उसकी फ्रेंड ने दी थी, उसी की सेकंड लीड थी। ख्वाहिश बजाज कहने को तो वो सेकंड लीड थी लेकिन उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो जान लेते हैं इस नोवेल के बारे में। इसके मेन लीड का नाम निहाल बेदी और फीमेल लीड का नाम दिव्या सक्सेना। निहाल और दिव्या पहले दुश्मन थे, वो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और ख्वाहिश दिव्या की फ्रेंड थी। ख्वाहिश को पहली नज़र में ही निहाल पसंद आ जाता है। धीरे धीरे निहाल और दिव्या एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। निहाल ये बात दिव्या को बता देता है लेकिन दिव्या उसे मना कर देती है अपनी किसी मजबूरी की वजह से। इसलिए निहाल ख्वाहिश को अप्रोच करने लगता है ताकि दिव्या जेलेस हो, और होता भी ऐसा ही है। निहाल को किसी और के करीब जाते देख दिव्या जेलेस होने लगती है। वो जाकर निहाल से अपना लव कन्फेस कर देती है जिसके बाद वो दोनों कपल्स बन जाते हैं। लेकिन इससे सबसे ज्यादा हद ख्वाहिश होती है क्योंकि उसे लगने लगा था कि निहाल उससे प्यार करता है। ख्वाहिश पूरी तरीके से टूट जाती है और इसी वजह से वो गलत संगत में आ जाती है। दो अमीर घर की लड़कियां उसके साथ दोस्ती कर लेती हैं। उन दोनों में से एक निहाल को पसंद करती थी। वो ख्वाहिश की मदद से दिव्या को निहाल से दूर करना चाहती थी, इसलिए वो दोनों मिलकर दिव्या के कान भरने लगे। और कहते हैं न कि जो दिल के अच्छे होते हैं वो कान के कच्चे होते हैं, ऐसे ही ख्वाहिश भी थी। कोई उससे कुछ भी कहता वो मान लेती थी। उन दोनों की बात में आकर ख्वाहिश दिव्या और निहाल को अलग करने की बहुत कोशिश करती है। एक दिन उसे पता चलता है कि दिव्या के मोम डैड उसके रियल मोम डैड है। जब ख्वाहिश 4 साल की थी तब उसके मोम डैड अपनी दोस्त की बेटी को घर लेकर आते हैं। वो दोनों ख्वाहिश से ज़्यादा दिव्या को प्रायोरिटी देते थे जिससे ख्वाहिश हमेशा दिव्या से लड़ती थी।
एक दिन हद हो जाती है दिव्या की वजह से ख्वाहिश की मोम उसे थप्पड़ मार देती है और ये बात ख्वाहिश के दादा दादी से बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि वो अपनी पोती से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो अपने बेटे बहू से कहते हैं या तो वो दिव्या को छोड़ दे या दिव्या के साथ ही न घर से निकल जाए, तो वो दोनों दिव्या को लेके घर से चले जाते हैं। जब ख्वाहिश को पता चलता है कि दिव्या वही दिव्या जिसकी वजह से उसके मोम डैड उसे छोड़कर गए थे, तो वो दिव्या से और नफरत करने लगती है। वो हर एक कोशिश करती थी दिव्या को रुलाने की, जिससे हर कोई उसे बुरा समझने लगा, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद वो हमेशा दिव्या की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन सब उसे बुरा ही समझते हैं। एक दिन तो ख्वाहिश दिव्या की जान भी बचाती है, लेकिन जब निहाल वहां आता है तो उसे लगता है कि ख्वाहिश ने दिव्या को मारने की कोशिश की है, जिस वजह से वो ख्वाहिश को बहुत टॉर्चर करता है। उसके बाद तो ख्वाहिश कहीं चली जाती है। उसके जाने के कुछ दिनों के बाद सबको सच्चाई का पता चलता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ख्वाहिश सबसे दूर हो गई थी। बजाज फैमिली में ख्वाहिश को सिर्फ उसके दादा दादी ही प्यार करते थे। ख्वाहिश के मोम डैड तो बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे। ख्वाहिश चाचा चाची वो तो ख्वाहिश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ख्वाहिश के दादा दादी ने सारी प्रॉपर्टी ख्वाहिश के नाम कर दी थी। उसके चचेरे भाई बहन भी वैसे ही थे। ख्वाहिश के 2 भाई थे, उन दोनों ने भी कभी ख्वाहिश से प्यार नहीं किया, वो भी सिर्फ दिव्या को अपनी बहन मानते थे। वो दोनों रहते तो बजाज मेंशन में ही थे, लेकिन ख्वाहिश से कोई बात नहीं करते थे। अब आते हैं कहानी पर। ये सब सोचकर इच्छा कहती है, यार इस ख्वाहिश की लाइफ बिल्कुल झंड है, लेकिन मेरे जैसी ही है। इसे भी परिवार का प्यार नहीं मिला और न मुझे मिला, लेकिन कम से कम ख्वाहिश के पास उसके दादा दादी तो थे, लेकिन मेरे पास वो भी नहीं है। शायद किस्मत चाहती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी सुधारी। ख्वाहिश वैसे भी अब मैं तुम्हारे शरीर में हूँ, तो मैं ये गलतियाँ तो नहीं कर सकती। फिर इच्छा खुद को मिरर में देखते हुए कहती है, अब इच्छा बनेगी ख्वाहिश और सबको उनकी औकात याद दिलाएगी। गाइस, अब मैं इच्छा को ख्वाहिश बुलाऊंगी। फिर ख्वाहिश एक नज़र अपने आप को देखती है और खुद से कहती है, लेकिन पहले अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, तो चल इच्छा। उप्स, ख्वाहिश अपना स्टाइल चेंज करने ये कहकर ख्वाहिश फ्रेश होती है और नीचे चली जाती है। वो जैसे ही नीचे जाती है तो देखती है कि नीचे 2 लोग बैठे हुए थे। एक वही औरत थी जिसके मुंह पर ख्वाहिश ने पानी फेंका था, उसके साथ एक आदमी सोफे पर बैठा हुआ था। वो उन दोनों को इग्नोर कर वहां से जाने वाली होती है कि वो आदमी अपनी भारी आवाज में कहता है, ख्वाहिश। ख्वाहिश अपना नाम सुनकर एक सेकंड के लिए रुकती है, लेकिन फिर बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। एपिसोड 4 अब आगे। ख्वाहिश को रुकता न देखकर वो आदमी गुस्से में उठता है और चिल्लाते हुए कहती है, मैंने क्या कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? उस आदमी की ऊंची आवाज ख्वाहिश से बर्दाश्त नहीं होती। आखिर वो थी ही इतनी ईगोस्टिक कि वो किसी की भी ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो गुस्से में पीछे पलटते हुए जोर से कहती है, आवाज नीचे, मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत भी मत करना। वो आदमी और औरत तो एक पल के लिए डर ही जाते हैं, लेकिन वो औरत गुस्से में कहते हैं, ख्वाहिश, ये क्या तरीका है अपने चाचा से बात करने का? ख्वाहिश उस औरत से कहती है, तो क्या मतलब, ये मुझसे कैसे भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं इनसे उस तरीके से बात नहीं कर सकती। वो औरत, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लगी है? ख्वाहिश, हाँ तो क्या कर लेंगी आप? वो आदमी गुस्से में ख्वाहिश पर हाथ उठाने वाला होता है कि ख्वाहिश उसका हाथ पकड़ लेती है। ख्वाहिश गुस्से में उस आदमी से कहती है, इस उम्र में न हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है, तो ज्यादा दम मत दिखाए, वरना क्या पता बेड पर पड़े हुए मिले। ये कहकर ख्वाहिश उस आदमी का हाथ झटक देती है। वो आदमी लड़खड़ा जाता है। तभी पीछे से एक दमदार आवाज आती है, क्या हो रहा है यहाँ? ये आवाज सुनकर ख्वाहिश पीछे मुड़कर देखती है। पीछे एक बुजुर्ग कपल खड़े थे। उन्हें देखकर ख्वाहिश समझ जाती है कि ये उसके दादा दादी हैं। ख्वाहिश अपने दादा दादी के पास जाकर कहती है, दादू दादी, लगता है आपके छोटे बेटा बहू अपनी औकात भूल गए हैं कि वो इस घर में सिर्फ रहते हैं। इस घर की मालकिन मैं हूँ। ख्वाहिश के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उसके दादा दादी हैरान रह जाते हैं। उन्हें पता था कि उसके चाचा चाची ख्वाहिश को कितना तंग करते हैं, लेकिन ख्वाहिश उन्हें उल्टा जवाब नहीं देती थी और न ही अपने दादा दादी को कुछ बताती थी। वो चुपचाप सब सहती थी, लेकिन आज उसके मुंह से ये सारी बातें सुनकर उन्हें हैरानी हो रही थी। ख्वाहिश उन दोनों से कहती है, आप इन्हें समझाइए, मैं चलती हूँ। ये कहकर ख्वाहिश वहां से चली जाती है। वो बुजुर्ग कपल सामने खड़े आदमी और औरत को घूरते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो औरत उस आदमी से कहती है, इस चींटी की तो कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। वो आदमी, कोई बात नहीं, उड़ने दो, जल्द ही हमारे पास ही आएगी। शाम को सभी लोग लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। बुजुर्ग कपल, वो आदमी और औरत के साथ साथ वहाँ एक लड़के और एक लड़की बैठे थे। तभी दरवाजे से एंट्री होती है हमारी ख्वाहिश की। ख्वाहिश को देख वहाँ बैठे सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ख्वाहिश ने क्रॉप टॉप और जीन्स पहनी हुई थी। उसके बाल कंधे तक थे, जबकि सुबह बाहर जाने से पहले उसके बाल लंबे घने घुटनों तक आ रहे थे। उसके हाथ में कुछ बैग्स भी थे। ख्वाहिश को ऐसे देखकर वो लड़की कहती है, दिया, आपने एक क्या हुलिया बना रखा है अपना, और आप कहाँ से आ रही है? ख्वाहिश इरिटेट होते हुए कहती है, ये घर है या जेल? मतलब मुझे अब हर किसी को बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ से आ रही हूँ, अपना क्या हुलिया बना रखा है? मुझे न तुम सबके सवाल का जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहकर ख्वाहिश वहां से जाने वाली होती है कि उसके दादाजी कहते हैं, गुड़िया,
ये सुनकर ख्वाहिश रुक जाती है। ख्वाहिश उन दोनों को देखती है। ख्वाहिश की दादी कहती है, बेटा ये सब। ये सुनकर ख्वाहिश मुस्कुराते हुए कहती है, वो दादी क्या है ना, मुझे झोला छाप कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने अपना स्टाइल चेंज कर लिया, और रही बात मेरे बालों की तो वो मुझे पसंद नहीं थे, इसलिए मैंने कटवा लिए। क्या मैंने कुछ गलत किया? ख्वाहिश के दादाजी कहते हैं, नहीं बेटा, ये आपके ही पैसे हैं, आपको जो करना है करिए। ये सुनकर ख्वाहिश स्माइल करती है और वहां से चली जाती है। अब थोड़ा बजाज फैमिली का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पृथ्वी बजाज और काजल बजाज घर के हेड। ख्वाहिश के दादा दादी इनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे अधिराज बजाज और उनकी बीवी सुहाना बजाज, इनके 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़ा बेटा युवान बजाज और छोटा बेटा आरुष बजाज। सबसे छोटी बेटी ख्वाहिश बजाज और इनकी दोस्त की बेटी दिव्या सक्सेना। पृथ्वी बजाज और काजल बजाज के छोटे बेटे विराज बजाज और इनकी बीवी मालिनी बजाज, इनके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा शुभम बजाज और छोटी बेटी निहारिका बजाज। तो ये था फैमिली इंट्रोडक्शन। अब आते हैं कहानी पर। रात को ख्वाहिश ने डिनर करने से मना कर दिया था। सबके सोने के बाद ख्वाहिश तैयार होती है। उसने एक मिनी ड्रेस पहनी थी जो उसके घुटनों से ऊपर तक की थी। उसने हाई हील पहन रखी थी और हल्का सा मेकअप लगा रखा था। वो सच में बवाल लग रही थी। वो घर से बाहर निकल जाती है और कार लेकर क्लब जाने लगती है। ख्वाहिश की नहीं तो नहीं, लेकिन इच्छा की आदत थी क्लब जाने की। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि इच्छा हर एक नशे से भरपूर थी। उसका सिर्फ शरीर बदला था, लेकिन वो थी तो इच्छा ही, इसलिए उसकी आदत तो नहीं बदलने वाली थी और न ही उसे बदलनी थी, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों से ही खुशी मिलती थी। आखिर ये उसके अकेलेपन के साथ ही थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग दोस्तों। ये स्टोरी आपको कंप्लीट मिलेगी।